स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण विचारों के बारे में। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ण विचारों को लेके आए हैं। वर्ण विचार, जिसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा और वर्णों के भेद, और उन वर्णों के भेदों में जो वर्ण की संख्या कितनी होती है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वर्णों के बारे में। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं वर्ण विचारों में वर्ण की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, वर्ण की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अर्थात इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। इन्हीं वर्णों को दोस्तों आप अक्षर भी कह सकते हो। दोस्तों क्या कहते हो दोस्तों, अक्षर। ठीक है दोस्तों, या यूं कह सकते हैं कि जिस वर्ण का विभाजन कर दिया गया और जिसका अंतिम विभाजन अब नहीं हो सकता, उन्हीं वर्णों को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, उन अक्षरों को। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णों के भेद में दोस्तों, कि वर्णों के मुख्य रूप से दो भेद बताएं दोस्तों। कितने भेद बताएं? दो भेद। सबसे पहला जो भेद है वो है स्वर, जिसे संस्कृत में अच वर्ण कहते हैं, और सेकंड है व्यंजन, जिसे हल वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हल और अच दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक प्रत्यार है। दोस्तों ध्यान देना, अच के अंदर सारे स्वर होते हैं और हल के अंदर सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसीलिए उनको अच और हल कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अच स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम स्वर या अच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर या अच। ठीक है ना, अर्थात कि जिन वर्णों का उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हो, किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, तो आप उन्हें स्वर कहते। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार उन स्वरों की संख्या कितनी बताई दोस्तों, 9 मानी। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी दोस्तों, 9। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी हुई, 9। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं 5 आगे के जो स्वर हैं दोस्तों, इनको हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मूल स्वर। और ये 4 जो बाकी के जो स्वर हैं इन्हें आप क्या कहोगे दोस्तों, संयुक्त स्वर। क्या कहोगे दोस्तों, संयुक्त स्वर, जिसे आप संधि अक्षर भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्वरों के भेदों के बाद में स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों समय के आधार पे, किस पे दोस्तों, समय के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। उनको 3 भागों में बांटा गया स्वरों के आधार पे। सबसे पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुप्त। सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वरों में। जिस स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का जितना समय लगता हो उसे आप ह्रस्व स्वर करोगे। अर्थात जिनका उच्चारण करने में मात्र एक मात्रा का समय लगता हो तो उसे आप ह्रस्व स्वर करें। उन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। और वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अ, ई, उ, री, री। ये 5 जो स्वर हैं इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इसको मूल स्वर भी कहा गया है। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता, अर्थात एक मात्रा से 2 गुना समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे दोस्तों। अब दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे दीर्घ स्वर अश्चोर सूत्र, पाणिनि जी द्वारा अश्चोर सूत्र के अनुसार आ, ई, उ, री, जो मूल स्वर हैं 5, उनमें री वर्ण को छोड़कर जो 4 वर्ण दे रखे स्वर के, इनका दीर्घ रूप माना। किस सूत्र से, अश्चोर सूत्र के अनुसार। तो अ का आ बना, ई का दीर्घ ई, और उ का दीर्घ उ, और री का दीर्घ री बना। इस प्रकार अश्चोर सूत्र के अनुसार ये हुए 4 दीर्घ स्वर। लेकिन मूल जो स्वीकृत है माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कौन से, ये 4 वर्ण हैं, ए, आई, ओ, आई और औ। ठीक है दोस्तों, स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता, ध्यान रखना दोस्तों। किस स्वर का, ली स्वर का। ठीक है दोस्तों, किस स्वर का, इस ली स्वर का दीर्घ रूप नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर की।
प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कितना दोस्तों? तिगुना समय लगता हो, उसे आप क्या कहोगे? ह्रस्व स्वर, सॉरी प्लुप्त स्वर कहोगे। जैसे आ, ई, उ, री, सॉरी री नहीं होगा, ए, ओ, आई और औ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो, प्लुप्त स्वर को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि कोई सा भी आपने स्वर लिखा और उसके ऊपर जो संस्कृत के 3 लिखते हैं उस तरह 3 लिखोगे तो वो क्या होगा? प्लुप्त स्वर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी का, हम जब किसी को बड़ी दूर से आवाज देते हैं तो इस स्वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वरों का वर्गीकरण। पहले हम समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अब इन्हीं स्वरों का वर्गीकरण वापस पुनः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। सबसे पहले उदात्त, जिसका सूत्र है उच्चैर अनुदात। फिर है दूसरा अनुदात, जिसे कहते हैं निच्चैर अनुदात। फिर होता है स्वरित, जिससे समाहार स्वरित। दोस्तों ध्यान देना कि अनुदात स्वर में एक खड़ी पाई होती है। क्या होती है दोस्तों? खड़ी पाई। और समाहार स्वरित में आड़ी रेखा होती है। अब बात करते हैं उदात्त अनुदात स्वरों का वर्गीकरण। जिस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त का वर्गीकरण किया था उदात्त अनुदात स्वरित से तरह, उसी प्रकार उदात्त अनुदात स्वरित का पुनः वर्गीकरण होगा स्वरों का, जिनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। सबसे पहले अनुनासिक स्वर और दूसरा होता अनअनुनासिक या निरअनुनासिक। अनुनासिक स्वर में मात्र क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा, अर्थात अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, जो हम किसी भी अक्षरों पर अनुस्वार लगाते हैं, चंद्र बिंदु, वो कौन से स्वर कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर। और अनअनुनासिक स्वर, सभी स्वर जितने भी वो कहलाएंगे। इस प्रकार हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त स्वर के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा। उन्हीं ह्रस्व को वापस 3 भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात और स्वरित। ठीक है, इसी प्रकार दीर्घ के उदात्त, अनुदात, स्वरित और प्लुप्त के उदात्त, अनुदात, स्वरित। और वापस पुनः उदात्त के वापस अनुनासिक स्वर और अनअनुनासिक स्वर के अनुसार 2 भागों में बांटा। वापस उसी को 2 भागों, अनुदात को और स्वरित को भी 2 भाग। तो इस प्रकार ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 2 टोटल करके 6 भेद हुए ये, और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? 3, 6 + 3 = 9। उसी प्रकार इसी के भी क्या होंगे? 6 + 3 = 9। उसी प्रकार इसके भी क्या होंगे? 6 + 3 = 9। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 9 कितने हो गए दोस्तों ह्रस्व स्वर में? अ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। तो इस प्रकार 9 कितने होंगे दोस्तों? 18 होंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 18। तो इनके 18 भेद हुए। और ली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो अ है ना, इसका दीर्घ होता है, इस वजह से इन 9 और 9 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 18 है। इस अ का, ई का भी दीर्घ होता है, उ का भी दीर्घ होता है, री का भी दीर्घ, इसलिए ह्रस्व और दीर्घ दोनों को मिलाओगे तो टोटल 18 भेद होंगे। इस प्रकार आपके अ, ई, उ और री, इनके कितने भेद बताएं? 18 भेद, अष्टादश। अगर एग्जाम में पूछ ले कि अवर्ण से कति भेदा, तो वहां पे अष्टादश, और आ वर्ण से कति भेदा तो भी अष्टादश। अब बात करते हैं लृ वर्ण की। दोस्तों लृ दीर्घ रूप नहीं होता, ओनली फॉर ह्रस्व स्वर होता। क्या होता दोस्तों? ह्रस्व। तो यहाँ पे क्या होगा? लृ के कितने भेद हो गए? 12 भेद। 12 कैसे हुए दोस्तों यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है, क्योंकि लृ को प्लुप्त लृ भी होती और ह्रस्व लृ भी होती। तो इस प्रकार 6 + 6 कितना हो गए? 12। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। ए, ओ, आई, औ, इनके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि ये दीर्घ हैं और प्लुप्त हैं, ये दोनों में आते हैं। इसलिए 6 + 6 कितना हो गए दोस्तों? 12, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव पाया जाता। किसका? ह्रस्व का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको एग्जाम में अगर स्वरों के बारे में पूछे तो अ, ई, उ, री, इनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते, इस वजह से इनके 18 भेद होते हैं। री में ह्रस्व और प्लुप्त होते, इस वजह से इनके 12 भेद ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अ, ए, ओ,
इनके कितने भेद हो गए? 12 भेद, क्योंकि इन दोनों को ही काउंट किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट, यहां पे ध्यान देना दोस्तों। कात्यायन मुनि द्वारा रचित वार्तिक के री लृ वर्णयो मिथ स्वावर्ण्यम वाचम के अनुसार लृ और लृ वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती, दोनों आपस में मिल जाते। इस कारण से इन दोनों को जोड़ने से 18 और 12 टोटल 30 भेद। अगर एग्जाम में री और लृ दोनों को साथ में पूछे तो कितने भेद होंगे? 63। कितने होंगे दोस्तों? 63 भेद होंगे, अर्थात 30। और अकेला लृ पूछे तो आपको वहां पे कितने बताने दोस्तों? 12। और री पूछे तो वहां पे कितना बताना? 18 री वर्ण के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। व्यंजन जिसे हल वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण की परिभाषा जिन वर्णों को स्वर वर्णों की सहायता से बोला। हल वर्ण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक है, तो उस जगह पे क्या होगा दोस्तों? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, जिसे आप हल वर्ण भी कहते हो। बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन बताए गए दोस्तों? 33, त्रय 63, जिनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। स्पर्श व्यंजन का दयो मा अवसाने स्पर्शा, अर्थात क से लगाकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन को क्या कहोगे दोस्तों? उदित वर्ण भी कहोगे। क्या कहोगे दोस्तों? उदित वर्ण। और वर्गीय व्यंजन भी कहोगे, क्योंकि वर्ग के अनुसार चलते हैं तो वर्गीय व्यंजन भी कहोगे। तो स्पर्श व्यंजन के 2 नाम है नए, एक तो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा उदित व्यंजन, और तीसरा है वर्गीय व्यंजन, जो क से लगाकर म तक, जिनकी संख्या कितनी मानिए? 25, पंचविंशति। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतस्था, अर्थात यण का अर्थ यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। दोस्तों यहाँ पे ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो क्रम है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। तो इनका क्रम होता है य व र ल। तो इनकी संख्या कितनी बताइए? 4। फिर बात करते हैं उष्म व्यंजन। सल उष्माणाम, सल यहाँ पे एक प्रत्याहार है। सल वर्ण के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं, 4 वर्ण, श श ह, तीनों त श और ह वर्ण, तो ये क्या है? उष्म व्यंजन है, जिसको सल प्रत्याहार के अंतर्गत लिया गया। तो इनकी भी संख्या 4 है। तो इन टोटल इनकी कुल मिलाकर ये कितने हुए? 33 हुए। तो दोस्तों इस प्रकार व्यंजन वर्ण टोटल 33 हुए। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें से कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। पाणिनि अनुसार स्वरों की संख्या तो कितनी होगी दोस्तों? 21 या 22। ये एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 2015 के रीट में पूछा गया कि पाणिनि अनुसार वर्णों की संख्या कितनी। तो वहां पे 63 और 64 ऑप्शन सही था। तो स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? 21 या 22। और टोटल वर्णों की संख्या पूछे, किनकी? वर्णों की, पाणिनि के अनुसार, तो कितनी होगी? 63 या 64 वर्ण। और कुल वर्ण पूछे दोस्तों तो 33 + 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने होंगे दोस्तों? 42, अर्थात द्विचत्वारिंशत्। इस प्रकार टोटल वर्ण कितने हुए? 42 सामान्य। और पाणिनि के अनुसार कितने होंगे? 63 या 64। और पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी? 21 या 22। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 9 होगी। और कभी कभी एग्जाम में अगर 13 ऑप्शन दे रखा है और 9 भी दे रखा है, तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपको 9 वाला ऑप्शन सही करना, 9। और अगर 9 नहीं दे रखा हो तब जाके आपको 13 वाला स्वरों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो वहां पे वो सही करना। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड नाइट।